स्वागतम मित्रों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेटा साइंस क्या होता है। यहाँ कई सारे वर्ड्स और टर्म्स आपको दिख रही हैं। हर एक वर्ड और हर एक टर्म की बात इस वीडियो में नहीं हो पाएगी। आसान भाषा में हम समझेंगे कि डेटा साइंस किस चीज़ को बोलते हैं और कैसे आप डेटा साइंस की फील्ड में काम करना शुरू कर सकते हो। तो शुरू करें। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल गेट एंड इजी वे को सब्सक्राइब करो ताकि आपको कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिल सकें। बेल आइकन को हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। तो चलो आगे बढ़ें। मित्रों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं और इससे कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए कि डेटा साइंस क्या है, डेटा प्रोडक्ट क्या है। ओके, मान लो अब आपका एक रेस्टोरेंट है और आपके कस्टमर्स उसके पेज पर रिव्यूज़ लिखते हैं आपके रेस्टोरेंट के बारे में। खाना अच्छा है, सर्विस अच्छी नहीं है, ये डिश अच्छी नहीं लगी, ये डिश अच्छी थी, इस तरह के रिव्यूज़ लिखते हैं। आपके पास समय नहीं है कि आप हर एक रिव्यू को बैठकर पढ़ो। ओके, तो आपने क्या किया, एक सिस्टम बनवाया किसी फ्रेंड से। उसने क्या किया, फेसबुक की एपीआई का यूज़ करके आपका जो फेसबुक पेज है वहाँ से जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करने वाला प्रोग्राम लिख दिया उसने, कि उसने एक सिस्टम बना दिया जो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर ले। उसको जानकारी थी कि कैसे ऐसा एक सिस्टम बनाया जा सकता है, कौन सी चीज़ आपके काम आ सकती है। तो उसने क्या किया, डेटा तो निकाल दिया, अब डेटा को प्रोसेस कर रहा है वो, ताकि जो अल्गोरिथम्स वो यूज़ करने वाला है उनके कंपेटेबल डेटा बन जाए। तो उस स्टेप को डेटा प्री प्रोसेसिंग बोल रहे हैं। वो क्या कर रहा है, वो ये बताना चाहता है कि कौन सा टेक्स्ट पॉजिटिव है और कौन सा टेक्स्ट नेगेटिव है। ओके, कोई भी रिव्यू है तो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जो नेगेटिव हैं वो हाईलाइट करके आपके सामने रख सकता है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करके। आप किसी टेक्स्ट को देखो या उसके नंबर्स को देखो, बजाय इसके यदि आपको कुछ विजुअल्स मिल जाएं, नॉट जस्ट कि ये टेक्स्ट पॉजिटिव है टेक्स्ट नेगेटिव, अगर ये भी पता चल जाए कि ये जो टेक्स्ट है इसमें इन चीज़ों की बात पॉजिटिव हो रही है लेकिन इन चीज़ों की बात नेगेटिव हो रही है। फॉर एग्जांपल, कोई कस्टमर है, उसको खाना तो अच्छा लगा आपके रेस्टोरेंट का लेकिन सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो किसी रिव्यू में कौन सी चीज़ ख़राब लगी है वो वाली चीज़ें भी अलग होती जाएँ और आपको विजुअल्स के थ्रू ये चीज़ मिल जाए। हुर्रे, हमारे पास एक डेटा प्रोडक्ट रेडी है। एक छोटा सा आसान सा डेटा प्रोडक्ट है और यही एक डेटा साइंस का छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, जहां डेटा को कलेक्ट किया और डेटा को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर एनालिसिस किया और जो रिजल्ट्स आए हैं उनका यूज़ करके एक्शंस लेने वाले हैं। एक्शंस कैसे लेंगे, जो चीज़ें नेगेटिव बताई जा रही हैं उनके ऊपर काम करेंगे कि अच्छा ये डिशेस अच्छी नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, सर्विस अच्छी नहीं है तो क्यों सर्विस अच्छी नहीं है, ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे। एक छोटा सा डेटा प्रोडक्ट है और यही डेटा साइंस का एक छोटा सा एग्जांपल हो गया कि कैसे डेटा कलेक्शन से लेकर डेटा का एनालिसिस होता है और आप उसका यूज़ डिसीजन मेकिंग में कर सकते हो ताकि चीज़ें बेहतर बन सके। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप एक छोटा सा सिस्टम ऐसा प्रोग्राम कर सकते हो तो प्रोग्राम कर लो, डेटा कलेक्ट कर लो फेसबुक की एपीआई का यूज़ करके। उसके बाद आप देखो कि आप क्या सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हो क्या, गूगल करके देख लो कैसे कर सकते हैं, या कोई कोड उठा लो, एक छोटा सा प्रोडक्ट बना के देखो क्या हो रहा है। ओके मित्रों, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं, जैसे वीडियो एनालिटिक्स सिस्टम। अब जैसे कोविड-19 का समय चल रहा है, ठीक है, तो एक सिस्टम ऐसा बनाया जा सकता है कि क्या मान लो मॉल्स खोल दिए गए, क्या मॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है, क्या मास्क पहन रही है जनता, नहीं पहन रही है, नहीं पहन रही है तो क्या किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है तो कैसे अलर्ट किया जाए चीज़ों को। तो इस तरह के वीडियो के ऊपर एनालिटिक्स करने वाले, वीडियो से चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने वाले सिस्टम्स काफ़ी यूज़ में आते हैं, सिक्योरिटी के लिए यूज़ में आते हैं। ओके, कॉल सेंटर एनालिटिक्स, कॉल सेंटर्स पर कॉल्स आते हैं, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या कि जो भी कॉल्स आ रही हैं उनको ऑटोमेटिकली एनालाइज किया जा सके कि बात क्या हो रही है, क्या कस्टमर क्रोधित है या हैप्पी है,
क्रोधित है तो उसके रिस्पॉन्स में जो रिप्रेजेंटेटिव वो कैसे बात कर रहा है, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेटर है हैंडल करने में चीज़ों को। यदि कोई रिप्रेजेंटेटिव बेटर नहीं है तो उसको सिखाया जाए कि अच्छी तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाए। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अमेज़ॉन के और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के संदर्भ में बात करूं तो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, आप कोई आइटम्स सिलेक्ट करते हो। अब देखो, हज़ारों लाखों आइटम्स मौजूद हैं बेचने के लिए, इतने सारे आइटम्स, उनकी कीमतें अपडेट होती रहती हैं, नए नए आइटम्स ऐड होते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को एक वेबसाइट पर दिखाना और तेज़ गति से चीज़ें डिस्प्ले होना, मतलब डेटा इतना सारा है लेकिन आपको आसानी से आप सर्च करते हो, चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद जब आप कोई चीज़ परचेस करने जाते हो तो पेमेंट का सिस्टम उसमें अटैच्ड है। ओके, उसके बाद आप जब कोई चीज़ परचेस कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करता है अमेज़ॉन कि आप ये भी परचेस कर सकते हो, वो भी परचेस कर सकते हो। फ्लिपकार्ट भी ये काम करता है। रिकमेंडेशन सिस्टम इनकी सेल्स को बढ़ाने का एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है। नॉट जस्ट फॉर अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट, आप सावन ऐप यूज़ करते हो, आपको गाने रिकमेंड होते हैं। आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, अमेज़ॉन प्राइम यूज़ करते हो, क्योंकि ये अटेंशन इकोनॉमी है। आपकी अटेंशन को, आपकी आई बॉल्स को खींचना इनका काम है, क्योंकि जब आप इनको अटेंशन दोगे तो आप इनके प्रोडक्ट्स को खरीदोगे और इनकी सेल बढ़ेगी। ओके, तो ये अटेंशन इकोनॉमी का दौर है। हालांकि ये चीज़ एक इंटेलिजेंट डिसीजन है कि नहीं है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस एंटिटीज़ आपको आकर्षित करने की कोशिश करती है। आपको ऐसे ऐसे रिकमेंडेशंस मिलते हैं जिनसे आप उन चीज़ों को परचेस करना या उन चीज़ों को देखना शुरू कर सकते हो। तो रिकमेंडेशन इंजन्स जो हैं, इन सब प्लेटफॉर्म्स के, इन सब बिजनेसेस के, जो डेटा ड्रिवन बिजनेसेस हैं, इनके कोर पर होते हैं। ओके, ओला उबर की बात करें, अभी जो टैक्सियाँ चल रही है, सारी चीज़ों की बुकिंग, टैक्सियों की बुकिंग और टैक्सियों का पेमेंट, ओके, और जो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है वो सारा अल्गोरिथम्स के थ्रू ये जो प्लेटफॉर्म से ये करते हैं, ताकि आपको अच्छा अनुभव मिल सके। यदि कोई ड्राइवर अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहा है तो उसको रेट करने का सिस्टम उसमें इंटीग्रेटेड है। यदि अच्छे से ड्राइवर कोई ड्राइव नहीं करता, उसकी रेटिंग ख़राब है, तो यहाँ तो उसको निकाला जा सकता है या उसको ग्रूम किया जा सकता है कि अच्छे से ड्राइव करे, कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, इस तरह की चीज़ें। रिव्यूज़ रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो रिव्यूज़ का जैसे मैंने बताया सेंटिमेंट एनालिसिस करके और भी बहुत सारा एनालिसिस करके काफ़ी सारी जानकारियाँ निकाली जा सकती है। कोविड-19 डैशबोर्ड्स, अभी पेंडेमिक का समय है तो कई सारे आपको डैशबोर्ड्स मिलेंगे जो डेटा डिस्प्ले करते हैं और विजुअल्स देते हैं आपको। ठीक है, अब इनका कौन कैसे यूज़ करेगा ये एक दूसरी चीज़ है, लेकिन डेटा को कलेक्ट करके डेटा को रिप्रेजेंट करना भी एक काम है। ये सारे काम डेटा साइंस फील्ड के अंतर्गत आते हैं। डेटा का कलेक्शन से लेकर डेटा को डिस्प्ले कराना और डेटा से आपके बिजनेस कैसे इम्पैक्ट हो सकता है वैसे सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करना। ओके, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है वैसे रिव्यूज़ जो आते हैं उनसे सीख करके अपने बिजनेस की चीज़ों को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें कैसे संभव है? डेटा साइंस की टेक्निक्स के थ्रू संभव है। तो मित्रों, डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस को आप इस तरह से समझो कि डेटा का यूज़ करके कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से एल्गोरिथम्स हैं जिनसे यूज़ करके हम कई सारी ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं डेटा से, जो हमारे बिजनेसेस को, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को, हमारी कंट्रीज़ को, हमारी हेल्थ केयर को इम्प्रूव कर सके। ओके मित्रों, इस वर्ल्ड में पैटर्न्स अवेलेबल है। ओके, हम जैसे इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्व करते हैं, हम इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जो अमेरिकन्स हैं उनका बिहेवियर ऐसा रहता है, चाइनीज़ हैं उनका बिहेवियर ऐसा रहता है। तो कई इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स में पैटर्न्स होते हैं, इंडिविजुअल्स में पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। हम एज ह्यूमंस देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार देख सकें। कई बार हम पैटर्न्स नहीं भी देख सकते। पैटर्न्स होते हैं बट वी कैन नॉट सी।
ओके। पैटर्न्स हमें नेचर में दिखते हैं, वर्क प्लेसेस पर दिखते हैं, फ्रीक्वेंट पैटर्न्स होते हैं, कई बार लेस फ्रीक्वेंट पैटर्न्स होते हैं। अब जैसे फ्रीक्वेंट से मतलब कि कई ऐसे पैटर्न्स होंगे जो 1 महीने 2 महीने में दिख जाएंगे, ओके। लेकिन कई ऐसे पैटर्न्स होंगे जो लेस फ्रीक्वेंट होंगे, 1 साल 2 साल 5 साल में दिखेंगे, लॉन्ग टर्म में दिखेंगे, ओके, नेचर में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओके। अब जैसे बात की जा सकती है कि यदि प्रदूषण बढ़ता रहा तो प्रदूषण बढ़ने से चीज़ें किस तरफ जा रही है, तो ये एक पैटर्न है। यदि प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो नेचर में क्या चेंजेस पॉसिबल हैं, ओके। या जैसे बारिश होती है तो बारिश कब होती है, तो नेचर में क्या चेंजेस आते हैं। मानसून आता है, मानसून अपने समय पर आता है, आगे पीछे होता है, तो एक पैटर्न है। तो नेचर में वर्क प्लेसेस पे आपको दिख सकता होगा कि आपके जो कलीग्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, काम करते हुए, कोई कंसिस्टेंट है, कोई कंसिस्टेंट नहीं है। तो हम एज ह्यूमंस कई सारे पैटर्न्स देखते हैं, पैटर्न्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। कई पैटर्न्स हम नहीं भी देखते हैं, नहीं देख सकते, या तो नहीं देखते या नहीं देख सकते। तो इन पैटर्न्स वाली बातों पर विचार कीजिएगा। तो क्या इन बिहेवियर्स को स्टोर नहीं किया जा सकता? क्या उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता? क्या साइंस हमारी हेल्प कर सकती है? क्या कंप्यूटर्स हमारी हेल्प कर सकते हैं? ये हमारे पास सवाल है। क्या कंप्यूटर्स का यूज़ करके उन बिहेवियर्स को स्टोर कर लिया जाए, एल्गोरिथम्स लगा के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाए, क्या ये चीज़ें संभव है? तो फ्रेंड्स, ये चीज़ संभव है। देखो, डेटा तो हमेशा से था, ओके, डेटा पहले था, हमेशा से जनरेट हो रहा था, लेकिन कोई अच्छे और फिजिबल तरीके नहीं थे जिनसे डेटा को पहले तो कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करके कहीं स्टोर कर लिया जाए और फिर एनालाइज किया जाए इन अ सिस्टमेटिक वे। ऐसे कोई तरीके पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। डेटा साइंस कब शुरू हुआ ये मुद्दा नहीं है बात करने का, क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजीज आई, हार्डवेयर आया, कई एल्गोरिथम्स बनाई गई। कब शुरू हुआ एग्जैक्टली ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। पॉइंट ये कि चीज़ें धीरे 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 करके काफ़ी उपयोग में आने लगी। पहले कम आती थी, तो जब कम आती थी तो क्यों कम उपयोग में आती थी? अब राजा महाराजाओं के समय पर भी ये चीज़ें यूज़ की जाती थी किसी न किसी रूप में, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उसके उपयोग होने की मात्रा बढ़ती गई, क्योंकि अच्छा हार्डवेयर आ गया, अच्छी टेक्निक्स और टूल्स एग्जिस्ट करने लगे, पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो आज के दिनों में डेटा की कोई कमी नहीं है। डेटा इज़ द न्यू ऑयल एंड एआई इज़ द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो ह्यूमंस का इंटेलिजेंस अपनी जगह पर है, कुछ केसेस में ह्यूमंस का इंटेलिजेंस काम करता है, ठीक है, कुछ जगह पे नहीं करता है, ठीक है, जहाँ करता है वहाँ पर भी स्पीड कम होती है, ठीक है। तो क्या ऐसी टेक्निक्स बनाई जा सकती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाए? तो हाँ, कई सारी ऐसी एल्गोरिथम्स, ऐसी टेक्निक्स है जो इंसानों वाला काम तो करती है और इंसान जो नहीं कर सकते वो भी करती है। और डेटा की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इतना हार्डवेयर, ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि डेटा खूब सारा कलेक्ट किया जा रहा है। खूब सारा डेटा विश्व भर में कलेक्ट होता है, इधर से उधर फ्लो करता है, प्रोसेस किया जाता है और उनके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको कंज्यूम किया जाता है। तो ये चीज़ आज के दिन में, आज की तारीख में हो रही है और ये बिग डेटा वर्ल्ड है, ओके। डेटा मतलब खूब डेटा जनरेट होता है। यदि आपको बिग डेटा नहीं पता तो बिग डेटा का सिंपल सा मतलब यही है कि इतना सारा डेटा एग्जिस्ट करता है कि जो पहले के सामान्य कंप्यूटर्स थे उनका उपयोग करके तो इनकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। अच्छे कंप्यूटर्स चाहिए, कंप्यूटर्स को जोड़ने वाला एक ऐसा सिस्टम चाहिए कि कंप्यूटर्स को के झुंड का उपयोग करके, एक ग्रुप का यूज़ करके डेटा को प्रोसेस किया जा सके। एक कंप्यूटर के बस में नहीं होगा। तो सारे कंप्यूटर्स, कई सारे कंप्यूटर्स इकट्ठे कर लिए, मशीन्स इकट्ठी कर ली और उन सबको मिल कर के डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगाया जा सकता है। तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज यूज़ में आती हैं, ओके, उनका उपयोग करके चीज़ों को प्रोसेस किया जा सकता है।
बिग डेटा जो है गीगाबाइट्स और पीटाबाइट्स के डेटा को जनरली बोला जाता है, और 3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें 3 V's बोलते हैं। ऐसे और भी V's एग्जिस्ट किए गए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, जो बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक है वॉल्यूम, एक है वैरायटी, एक है वेलोसिटी। अब देखो, डेटा जो है डिफरेंट सोर्सेस से जनरेट हो रहा है। कई सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से डेटा जनरेट होते जा रहा है, उसका अमाउंट भी खूब सारा है, ठीक है। डेटा की वैरायटी, डेटा कई फॉर्म्स में स्टोर हो रहा है, कहीं पे वीडियो स्टोर हो रहा है, इमेजेस स्टोर हो रही हैं, ऑडियो स्टोर हो रहा है, कहीं पर टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, कहीं पर सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा स्टोर हो रहा है, जैसे सर्वर के लॉग्स हैं, ओके, XML फाइल्स के फॉर्म में, ओके, इस तरह से डेटा। तो वैरायटी भी खूब है डेटा की। और वेलोसिटी, द स्पीड एट विच द बिग डेटा इज जनरेटेड। अब जैसे वीडियो स्ट्रीम्स हैं, कैमरा रिकॉर्ड करते जा रहा है, वीडियो जनरेट होते जा रहा है, तो ये जो स्पीड है डेटा की, जैसे सुपर जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पर कई सारे कस्टमर्स शॉपिंग करते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स वाला डेटा जनरेट होता जाता है और इस सिस्टम में आते जाता है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो भी खूब है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बिग डेटा को कैरेक्टराइज करते हैं, और हम बिग डेटा वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो अब इस बिग डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे इसका उपयोग, मतलब पहले तो कैसे कलेक्ट किया जाए, फिर कैसे प्रोसेस किया जाए, और कौन सी ऐसी चीज़ें निकाली जाए जिनका यूज़ करके चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके, मित्रों यही डेटा साइंस कहलाता है। कई सारी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है। आप जैसे जैसे इस फील्ड में काम करोगे, पॉपुलरली पाइथन का यूज़ हो रहा है, ओके, आर भी एक लैंग्वेज है, आर स्टूडियो उसका फेमस IDE है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, नमपाई है, ये पाइथन की पॉपुलर लाइब्रेरीज है जिनका यूज़ किया जा सकता है। टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, ये डीप लर्निंग बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं। डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का एडवांस्ड फॉर्म है। यदि आपको मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के बारे में जानकारी नहीं है तो मेरे वीडियोस देख सकते हो आप, जहाँ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने अपने चैनल पर, वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप इनका उपयोग करना शुरू करोगे, ओके। तो मित्रों 2 स्टेप्स होते हैं डेटा के साथ काम करने के। पहला है डेटा को कलेक्ट करना। डेटा कंप्यूटर्स के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, या आपने ह्यूमंस बैठा रखे हैं वो डेटा कलेक्ट करेंगे, या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि डू समथिंग विथ इट। डेटा तो आ गया, डेटा का यूज़ करके डिसीजंस लेना, कुछ ऐसे हाइपोथेसिस हमने बना दी हैं उनको कंफर्म करना, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, डेटा से इंसाइट्स गेन करना, ओके। ऐसी कई सारी चीज़ें जो डेटा से की जा सकती है। और डेटा साइंस का सिंपल सा मतलब ये है कि स्टेप 1 से स्टेप 2 पर जाना, ओके। अब डिसीजंस बनाना, तो जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ खराब है ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। कंफर्म हाइपोथेसिस, अब जैसे हम क्या करते हैं, हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि यार इस पर्सन ने ही ऑफिस में चोरी की है। अब चोरी की तो डेटा कलेक्ट करके उस हाइपोथेसिस को कंफर्म किया जाए। ये तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब उसको कंफर्म कैसे करें? तो उसी तरीके से डेटा साइंस की फील्ड में भी कई ऐसी हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है कि फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है इसकी सेल्स इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि इसकी जो बॉटल है ये कस्टमर्स को अच्छी नहीं लग रही। एक हाइपोथेसिस है। अब इसको कंफर्म कैसे करें? तो इसकी टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि यार आज मेरी शॉप में कितने कस्टमर्स आने वाले हैं, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या कल कितने आएंगे, क्या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं? गेन इनसाइट्स, कई सारा डेटा जो है उसमें काफ़ी सारी ऐसी इनसाइट्स छिपी होती हैं जो आसानी से नहीं दिखती, जो आपके बिजनेस के लूप होल्स को सामने लाती है, जो ऐसी चीज़ों को सामने लाती है जिनसे कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है। ऐसी इनसाइट्स को डेटा से निकालना। तो मित्रों कई ऐसी एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं जिनका यूज़ करके हम स्टेप 1 से स्टेप 2 तक जा सकते हैं और हमारे बिजनेसेस को और ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा मिल सकता है, और यही डेटा साइंस कहलाता है। मित्रों थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल की बात करें तो देखो कई ऐसे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो डेटा साइंस का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
मैं डेटा साइंस को फॉर्मली डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आप समझ सकते हो कि कई ऐसे वैज्ञानिक बैठे हैं जो गणित का उपयोग करके, कई सारी ऐसी टेक्निक्स का उपयोग करके थ्योरी पर काम कर रहे हैं कि क्या चीज़ संभव है, क्या चीज़ संभव नहीं है। वो कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अभी नहीं जा रहे, वो थ्योरेटिकली चीज़ों को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है, वैसे डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट हो सकता है। ठीक है। प्रैक्टिकली यदि बात करें तो प्रैक्टिकली इतना ज्ञान हासिल कर लेना कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है। आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, उसके बाद आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के बेसिक एल्गोरिथम्स आप सीख लेते हो ताकि आप एप्लीकेशंस बना सको, सॉल्यूशंस बना सको, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सको। तो इस वीडियो में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। हम कोई थ्योरेटिकल ऐसे चीज़ों को प्रूव नहीं करने वाले हैं या कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताएंगे जो थ्योरी से रिलेटेड है। ओके मित्रों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ट्रैफिक का। अब डेटा कलेक्ट करना, तो गूगल क्या कर रहा है, सैटेलाइट से उसके पास स्मार्टफोन्स के उसके जो लोकेशन है उसके हिसाब से उसके पास खूब सारा डेटा इकट्ठा होता है। डेटा इकट्ठा करके वो आपको क्या बताता है, वो आपको ट्रैफिक के बारे में बताता है, कौन से एरिया में कितना ट्रैफिक है। यदि आप उससे पूछते हो कि इस लोकेशन से निकलें और यहाँ पर जाना है तो कौन से रास्ते से जाया जाए या कैसे जाएंगे, तो आपको रास्ता बताएगा कि अच्छा आप जो है ऐसे ऐसे करके चले जाओ। तो गूगल ने ये शानदार गूगल मैप्स का प्रोडक्ट जो बनाया है, इससे कितना फ़ायदा होता है, डेटा कलेक्ट करके वो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स की मैंने बात की थी। आप अमेज़ॉन यूज़ करते हो तो आपको कई सारे रिकमेंडेशंस देता है वो। आप कोई नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो तो आपको मूवीज़ की रिकमेंडेशंस मिलती है ताकि आप उनको परचेज़ करो, उनको क्लिक करो, उनको देखो। म्यूज़िक की रिकमेंडेशंस आपको मिलती है, न्यूज़ साइट्स पर आपको न्यूज़ की रिकमेंडेशंस मिलती है, आपको फ्रेंड्स की, रोमांटिक पार्टनर्स की रिकमेंडेशंस मिलती है, जैसे आप टिंडर अगर यूज़ करते हो तो। और कई ऐसी चीज़ें जहाँ पर रिकमेंडेशन के थ्रू ही सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। ओके मित्रों, बात करें डेटा साइंस क्या है, आपको एक आइडिया लग गया। अब डेटा साइंस के अंदर कितनी तरह की चीज़ें हो सकती है, ओके, उसकी बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास डेटा तो रखा हुआ है, अब उसमें क्या करना है, डेटा को कुछ कुछ मैनिपुलेशन करना है या उसका कुछ एनालिसिस करना है। लेकिन हम यहाँ पर वेल डिफाइंड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं या वेल डिफाइंड कंप्यूटेशंस की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि डेटा जो है, इसमें से हमें इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जो कि वेल डिफाइंड हैं, ठीक है, क्वेरीज करेंगे, डेटा जहाँ रखा हुआ तो वहाँ से वो आंसर्स निकल के आ जाएंगे। या हम जानते हैं कि हमको इसी तरह के कंप्यूटेशंस परफॉर्म करना है जो कि वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो एक काम डेटा साइंस की फील्ड में ये होता है। दूसरी तरह का काम होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग, जहाँ पर हम डेटा में पैटर्न्स को सर्च करते हैं। ओके, तीसरी जो पॉपुलर चीज़ है वो है मशीन लर्निंग, जहाँ पर डेटा का यूज़ करके हम ऐसे मॉडल्स बनाते हैं। ओके, इन मॉडल्स का यूज़ करके हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। आप मेरा मशीन लर्निंग का और डीप लर्निंग वाला वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पर, जहाँ हाई लेवल में इंट्रोड्यूस किया मैंने कि मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है। एक वीडियो सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर भी मैंने बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हो। तो मशीन लर्निंग जो है एक तीसरा फॉर्म है डेटा साइंस का। ओके, उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा को रॉ फॉर्म में देखने की बजाय यदि उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सके तो ये बहुत आसान होता है चीज़ों को समझना, चीज़ों को कम्युनिकेट करना। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को प्रिपेयर करना, इसकी भी बात करने वाले हैं। तो मित्रों, जैसे बेसिक डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, फॉर एग्जाम्पल एवरेज जनवरी लो टेम्परेचर फॉर ईच कंट्री ओवर लास्ट 20 ईयर्स। देखो, ये डेटा कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड है, खूब सारा डेटा रिकॉर्ड होगा। मेरे पे क्वेरी चलाई जा रही है कि लास्ट 20 ईयर्स में हर एक कंट्री का जो जनवरी है, जनवरी में जो है एवरेज जनवरी लो टेम्परेचर फाइंड करो। ओके, नंबर ऑफ आइटम्स ओवर $100 बॉट बाय फीमेल्स बिटवीन एजेस 20 and 30। ठीक है, 20 से 30 वर्ष की उम्र के बीच की जो फीमेल्स हैं, $100 से ऊपर के कितने आइटम्स जो है परचेस किए गए उसको फाइंड करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन रिलीविंग स्पेसिफिक सिम्टम्स,
ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आपके पास डेटा रखा हुआ है, आपको क्या करना है, कुछ क्वेरीज करनी है, ओके, कुछ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशंस करने और चीज़ें आपके पास निकल कर आ जाएगी। ये भी डेटा साइंस का एक पार्ट है। तो आप स्प्रेडशीट्स यूज़ करते हो, जैसे एक्सेल एक पॉपुलर स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर, इसका यूज़ करते हो। डेटाबेस सिस्टम्स है कई सारे, नो सीक्वल डेटाबेस सिस्टम्स होंगे, वहाँ पर डेटा रखा हुआ है। यहाँ आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हो जिसमें डेटा का सपोर्ट होता है। जैसे आप पाइथन यदि यूज़ करोगे तो आप पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करके डेटा के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हो। आर का यूज़ कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें आप उपयोग में ला सकते हो बेसिक डेटा मैनिपुलेशन के लिए और बेसिक डेटा एनालिसिस के लिए। डेटा माइनिंग की बात करें, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डेटा में पैटर्न्स को सर्च कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी एक दुकान है और आपने क्या पैटर्न फाइंड किया कि ये 3 आइटम्स जो है साथ में खरीदे जाते हैं। ऐसा क्यों, सवाल पूछ सकते हो। ऐसे लोग जिनको मूवी एक्स पसंद आती है उनको मूवी वाई भी पसंद आती है। तो जिन्होंने मूवी एक्स देखी उसको रेट किया, उसको वाई को रिकमेंड कर दो, इस तरह का डिसीजन ले लिया। ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने एक्स और वाई मेडिसिन पर अच्छा रिस्पॉन्ड किया है वो मेडिसिन जेड पर भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फैसला लिया जा सकता है डॉक्टर द्वारा या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स द्वारा। स्टूडेंट्स गोइंग टू द सेम यूनिवर्सिटी आर फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन फ्रेंड्स, ये आपको पैटर्न दिखता है। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे फेसबुक है, यदि यूनिवर्सिटी सेम है तो क्या करेगा, आपको रिकमेंड करेगा कि आपके ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप इनको जान सकते हो। म्यूचुअल फ्रेंड्स एक तरीका है, यदि म्यूचुअल फ्रेंड्स बढ़ गए हैं तो उसके थ्रू आपको रिकमेंड करेगा। लेकिन यदि सेम यूनिवर्सिटी है, सेम कोर्स है, सेम एज दिख रही है, तब भी वो आपको रिकमेंड कर सकता है। तो इस तरह के पैटर्न्स डेटा से निकाल करके, ठीक है, कुछ डिसीजंस लेना, ये डेटा माइनिंग कहलाता है। तो जैसे कुछ ये टर्म्स है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स क्या होते हैं, एसोसिएशन रूल्स क्या होते हैं। आपको डेटा माइनिंग की किसी किताब में ये चीज़ें मिल सकती है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। मित्रों, अगली चीज़ मशीन लर्निंग, डेटा का यूज़ करके मॉडल्स को बनाना और प्रिडिक्शंस करना। अब जैसे कस्टमर्स हु आर वुमेन ओवर एज 20 आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू एन एडवर्टाइजमेंट। अब ये एक जो चीज़ है कि एक एडवर्टाइजमेंट को कौन रिस्पॉन्ड करेगा, तो आपने एक ऐसी एल्गोरिथम बनाई जो आपको ये बता रही है कि ऐसे कस्टमर्स जो 20 वर्ष के ऊपर की वुमेन है वो इस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करने की मोर लाइकली, ठीक है। स्टूडेंट जिनकी ग्रेड्स अच्छी है, ओके, वो सेट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक सिटी का टेम्परेचर निकालने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए जो उसकी नियर बाय सिटीज़ हैं उनके टेम्परेचर्स को क्या कर दो, एवरेज कर दो। यदि कंडीशन ये है कि जो सिटीज़ हैं वो कोस्ट पर या पहाड़ों पर नहीं है, मतलब सेम रेंज पर लाए कर रही है, किसी समुद्र तट के पास या पहाड़ों के पास नहीं है, क्योंकि उनके होने से टेम्परेचर्स में काफ़ी फ़र्क आता है। तो जैसे इंदौर का टेम्परेचर मेज़र करना है, इंदौर सिटी का, तो उसको मेज़र करने के लिए उज्जैन का, भोपाल का, ठीक है, इनके टेम्परेचर्स को, देवास का, इनके टेम्परेचर्स को क्या कर लो, आप एवरेज कर लो, तो आपको इंदौर का जो टेम्परेचर है वो निकल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पर हम डेटा का यूज़ करके कुछ ऐसे मॉडल्स बनाते हैं और प्रिडिक्शंस करते हैं, और ये होती है मशीन लर्निंग। मित्रों, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो इमेज क्लासिफिकेशन के, ठीक है, कि ये इमेज कैट की है या डॉग की है, या इस इमेज में कौन सा ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, ठीक है। कोई टेक्स्ट आर्टिकल है उसमें सेंटिमेंट को प्रिडिक्ट करना, जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले एग्जांपल में सेंटिमेंट एनालिसिस की। वीडियो क्लासीफाई करना, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है, क्या ये एडल्ट वीडियो है, पॉर्न वीडियो है क्या। यूट्यूब पर कई सारे ऐसे ख़राब वीडियोज़ डाले जाते हैं, तो बजाय कि कोई ह्यूमन उनको बैठ कर डिलीट करे, ऐसा सिस्टम जहाँ पर वीडियो को क्लासीफाई कर दिया जाए और फिर डिलीट कर दिया जाए ऑटोमेटिकली। कल कितनी रेनफॉल होने वाली है, कल का टेम्परेचर क्या होगा, ये प्रिडिक्ट करना। कस्टमर्स को सेगमेंट करना, ये मार्केटिंग में इसका एप्लीकेशन होता है कि मार्केटिंग टीम क्या चाहती है कि कस्टमर्स के ग्रुप्स ऐसे पता चल जाएं कि जिन ग्रुप्स को टारगेट किया जा सके बाय देयर कैंपेन्स। हर एक कस्टमर को टारगेट नहीं कर सकते, तो ऐसे मीनिंगफुल कस्टमर्स के ग्रुप्स ऐसे बन जाएं जिन्हें हम उनके हिसाब की चीज़ों से
टारगेट करें। ओके, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर डेटा का यूज़ करके डेटा में जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके ऐसे मॉडल्स बनाना और मॉडल्स का यूज़ करके प्रिडिक्शन करना, चीज़ों को निकालना। आप मेरा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग वाले वीडियोस देख सकते हो जहाँ हाई लेवल में मैंने इनको समझाया है। आप सुपरवाइज्ड लर्निंग का वीडियो भी देख सकते हो जहाँ आपको और आइडिया लगेगा कि मशीन लर्निंग क्या चीज़ है। ओके मित्रों, डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि तस्वीर खूब सारी चीज़ें बोलती है। ठीक है, बजाय हजारों शब्दों को बोलने के एक तस्वीर को पेश कर दिया जाए। ठीक है, एक तस्वीर इज़ वर्थ अ ट्रिलियन डेटा पॉइंट्स। ठीक है, आज के टाइम में इस चीज़ को भी बोला जा सकता है। बजाय इतने सारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के पिक्चर्स के फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाए। दोस्तों, ट्रिलियन क्या होता है? ट्रिलियन मतलब अ मिलियन मिलियन। ठीक है, कितने जीरो लग जाएंगे ट्रिलियन में? 12 जीरो। जैसे मिलियन होता है तो उसमें 6 जीरोज़ होते हैं, बिलियन जो होता है उसमें 9 जीरोज़ होते हैं, वैसे जो ट्रिलियन होता है उसमें 12 जीरोज़ होंगे। और इसको मिलियन मिलियन भी बोल सकते हैं, 1 मिलियन मिलियन। ओके, तो एक बात बोली गई है कि पिक्चर्स आर गुड डिस्क्रिप्टर्स रादर देन कि डेटा पॉइंट डेटा को दिखाया जाए। ओके, अब देखो कई तरह की डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एग्जिस्ट करती है, आप इसके बारे में भी काम कर सकते हो, इसमें आपको काम करना चाहिए क्योंकि डेटा का विजुअलाइज करके डेटा के कई सारे पैटर्न्स निकल कर आते हैं और कम्युनिकेट करने के लिए रिजल्ट्स को विजुअलाइजेशन से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। तो अच्छे अच्छे विजुअल्स बनाना। अब ये विजुअल्स क्या हैं ये तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन ये कुछ फैंसी डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो काफ़ी रेयर दिखती है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काम आती है। ओके, जो बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन जो आपने देखे हुए हैं, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट्स, मैप्स, चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए और चीज़ों में रिलेशनशिप्स को फाइंड करने के लिए, पैटर्न्स फाइंड करने के लिए ये विजुअलाइजेशंस यूज़ में आते हैं। जैसे मान लो कि स्टूडेंट की ग्रेड्स एंड टाइम स्पेंट स्टडिंग, यदि मुझे कोई टेबल दिखा दे तो मैं उन नंबर्स को ऐसे करस्पॉन्ड करूंगा बैठ करके, ये नंबर इसके साथ, ये नंबर इसके साथ। मैं ऐसी रिलेशनशिप टेबल को देख करके मेरा ब्रेन नहीं निकाल सकता, मेरा ब्रेन इतना कैपेबल नहीं है। लेकिन यदि मेरे ब्रेन को एक इस तरह का विजुअल दिखा दिया जाए तो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ब्रेन रॉ डेटा को डायरेक्टली देखकर सच प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन विजुअल्स को देख करके वो कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। तो पैटर्न फाइंडिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए विजुअल्स काफ़ी काम आते हैं। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे हो, मिसलीडिंग हैं, ये जो विजुअल्स बनाए गए मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग मतलब, अब यदि आप देखो कि इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है और 3rd डेसिमल पोजीशन जो है वहाँ पर चेंजेस हैं, और यदि उनके वेरिएशंस को दिखाने के लिए दिखाया गया है कि भैया 2012 में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो इंटरेस्ट रेट है वो नेग्लिजिबल चेंज है, क्योंकि 3rd डेसिमल प्लेस का जो चेंज है वो नेग्लिजिबल माना जा सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स के केस में। अब जैसे यहाँ पर ये विजुअलाइजेशन क्या बता रहा है? ये विजुअलाइजेशन किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 साल में बहुत ही माइन्यूट चेंजेस या न के बराबर चेंजेस दिख रहे हैं, ये विजुअल कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं कर रहा। यदि आप इस विजुअल को देखो तो यहाँ पर कंपनी ई का 22% लिखा है, कंपनी ए का 15% लिखा है, लेकिन ब्रेन में क्या दिख रहा जाएगा कि कंपनी ए जो है उसका शेयर ज़्यादा है, क्योंकि उसका अमाउंट यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पर यदि आप देखो तो चाइल्ड एजुकेशन 23%, ये अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जो फूड है इसका 25% है, वो वैल्यू यहाँ पर छोटी दिख रही है, दिख ही नहीं रही है, पीछे चली गई। ये जो मिसलीडिंग डेटा विजुअल्स हैं ये कई पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिटिक्स में इनका उपयोग होता है ताकि पोलराइज किया जा सके मासेस को। तो एक अच्छा यूज़र, अच्छा रीडर वही होता है जो चीज़ों को बारीकी से समझे, और इस तरह के विजुअल्स बिजनेस वैल्यूज़ नहीं देंगे। यदि देते हैं तो कोई इसका यूज़ कर सकता है, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो न की जाएं। ओके, मेरे हिसाब से गलत है। दोस्तों, बात करें डेटा कलेक्शन की, एक्सप्लोरेशन की और प्रिपरेशन की। अब देखो डेटा कई सोर्सेस पर अवेलेबल है, ठीक है, उनकी टेक्नोलॉजीज अलग है, तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, कई बार डेटा आएगा तो उसमें डेटा खाली होगा,
हो सकता है हमको फिल करना पड़े डेटा को, तो फिलिंग करना भी एक काम है। डेटा आ रहा है, डेटा खूब सारा खराब डेटा भी आ जाता है, सस्पिशियस डेटा आ जाता है, एनोमलस डेटा आ जाता है, तो उसको रिमूव करना भी ज़रूरी है। कई रीजंस की वजह से डेटा खराब हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या मशीन्स खराब हो सकती हैं। ठीक है, अल्गोरिथम्स के हिसाब से डेटा के फॉर्मेट्स को, इनकोडिंग्स को, यूनिट्स को कंसिस्टेंट करना, ये भी एक काम है। कई बार एक ही डेटा मल्टीपल टाइम्स आ जाता है, ठीक है, तो डेटा को डी डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट डेटा तो डी डुप्लीकेट करना मतलब रिमूव करना, या डेटा को मैच करना, ठीक है, कि ये डेटा जो है इस डेटा के जैसा है कि नहीं है, ठीक है, मैच करना, फिर यदि सेम है तो रिमूव कर देना। तो डेटा प्रिपरेशन वाला जो काम है, जब हम अल्गोरिथम्स के हिसाब से डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारे जो डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट है उसका 80% या उससे ज़्यादा एफर्ट्स को कंज्यूम करता है, क्योंकि डेटा को लेकर आना, कई सारे इश्यूज होते हैं, उसके बाद डेटा को क्लीन करना, प्रिपेयर करना, तो एक एस्टिमेटेड है कि 80% या उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं डेटा प्रिपरेशन वाले स्टेप्स पे। एक्सप्लोरेशन करना, ये जो चीज़ें हमने करी है, फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज, सस्पिशियस डेटा, ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर आता है। मित्रों, ईडीए एक पॉपुलर टर्म है डेटा साइंस में, जहाँ पर हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। हम टूल्स लेकर बैठ गए, डेटा को खोलना शुरू किया, एक एक चीज़, एक एक कॉलम को स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि डेटा में आखिर है क्या, डेटा ख़राब तो नहीं है, डेटा में क्या पैटर्न्स हैं, और इसी एनालिसिस को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। कई ऐसी टूल्स और टेक्निक्स हैं जो हमें एक्सप्लोरेशन करने में हेल्प करती है। ओके, अब मित्रों, डेटा साइंस क्या है, आपको मुझे विश्वास है आइडिया लग गया होगा, और कितने तरह के काम किए जा सकते हैं उसका भी आपको आइडिया लग गया होगा। अब मैं कुछ जॉब प्रोफाइल्स की बात करने वाला हूँ। एक जॉब प्रोफाइल होती है डेटा इंजीनियर की। डेटा इंजीनियर क्या करता है, उसका काम मेनली ये होता है कि जो डेटा की पाइपलाइंस होती है उनको बनाना। पाइपलाइन मतलब कि डेटा कहाँ से आएगा, किन स्टेप्स से होकर गुजरेगा, डेटा पर क्या प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, और फाइनल जो उसका डिप्लॉयमेंट होता है कहीं पर, ताकि उसका यूज़ हो सके। ओके, तो ये जो पूरी पाइपलाइंस वाला काम है, और डेटा से मेनली डील करना विदाउट डीलिंग मच ऑन द एल्गोरिथम साइड, मतलब डेटा पे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कैसे करनी है, या उसका कोड लिखना, बजाय उस पर ज़्यादा फोकस करने के जो डेटा पाइपलाइन से क्रिएशन वाले काम है उनके ऊपर फोकस करना, वो डेटा इंजीनियर का काम होता है। डेटा इंजीनियर कई बार मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स उसको क्लियर होने चाहिए, कई बार उसको थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग लगाना पड़ सकता है, लेकिन मेनली उसका काम है पाइपलाइंस जो है उनको बनाना, डिप्लॉय करना चीज़ों को। डेटा पे जो क्रूशियल एल्गोरिथम्स हैं वो कोई और बनाता है, और उनको लगाना, कई बार आपको एल्गोरिथम स्क्रैच से लिखनी होती तो एल्गोरिथम्स कोई और लिख सकता है, ठीक है, वो डेटा इंजीनियर नहीं लिखेगा। डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि उसको डेटा से इंसाइट्स निकालनी है, ठीक है। डेटा से इंसाइट्स निकालने के लिए वो कई सारे टूल्स का यूज़ करेगा, उसके पास टेक्निक्स होगी डेटा से इंसाइट्स निकालने की, डेटा उसको अवेलेबल मिलेगा, ठीक है, या डेटा अवेलेबिलिटी के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब डेटा आ गया तो बिजनेस की इंसाइट्स निकालना, उस जिस डोमेन में वो काम कर रहा है उसमें इंसाइट्स निकालना, वो उसका काम रहता है। तो उसको स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का और कुछ प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। उसको एक्सेल में वो कई सारे काम कर सकता है, उसके अलावा पाइथन आर का यूज़ करके डेटा को एनालिसिस कर सकता है। तो यहाँ पर कोई कोर एल्गोरिथम्स तो नहीं बनाई जा रही, लेकिन हाँ स्टैटिस्टिक्स का, प्रोबेबिलिटी, इन चीज़ों का, इन एक्सेल, आर, पाइथन, इनका यूज़ करके वो डेटा से इंसाइट्स ऐसे निकाल रहा है जिससे बिजनेसेस को फ़ायदा हो सके। डेटा साइंटिस्ट, अब डेटा साइंटिस्ट जो है वो क्या करता है? डेटा साइंटिस्ट का काम है कि वो डेटा कलेक्शन स्ट्रेटेजी बना सकता है, क्योंकि उसको ये पता रहता है कि डेटा कौन सा आवश्यक है, तो डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे कलेक्ट करना है, यदि कलेक्ट हो ही नहीं रहा है तो कलेक्शन को शुरू किया जा सके, वो उसका काम रहता है। उसके बाद डेटा से कैसे इंसाइट्स निकलेगी, ऐसी कौन सी एल्गोरिथम्स लगा सकते हैं, वो एल्गोरिथम्स बना सकता है, ठीक है, एल्गोरिथम्स को कोड भी कर सकता है। मतलब उसका काम ये है कि जो डेटा से जो इंसाइट्स निकल रही है या जो डेटा पे जो प्रोसेसिंग हो रही है, तो कोर एल्गोरिथम्स, कोर प्रोसेसिंग, ठीक है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है, ठीक है, उसको क्या दिख रहा है, उस हिसाब से वो
चीज़ें कोड करता है। यही काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का। डेटा साइंटिस्ट भी प्रोग्रामिंग करता है, वो एल्गोरिथम्स को खुद ही कोड कर सकता है, ठीक है। हो सकता है आर पाइथन में कोड करे, हो सकता है बिग डेटा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोड करे, ठीक है। लेकिन उसका जो मेन काम है वो डेटा के ऊपर जो क्रूशियल प्रोसेसिंग हो रही है जिससे फर्दर इंसाइट्स निकलने वाली है, वो काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट का, ओके। कई और प्रोफाइल्स भी पॉपुलरली आपको देखने को मिलेगी, मशीन लर्निंग इंजीनियर। अब देखो कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोर मशीन लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ मतलब कोर मशीन लर्निंग से मतलब कि कोई ऐसे रिसर्च ओरिएंटेड मशीन लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज अवेलेबल है, जैसे पाइथन में sklearn अवेलेबल है, ठीक है। इसका यूज़ करके, इन फंक्शंस का यूज़ करके या कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके कई सारी एप्लीकेशंस बनाई जा सकती है। तो ऐसे कामों में मशीन लर्निंग इंजीनियर काम करता है। हो सकता है वो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ उसको करना पड़े, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो एक सिंगल कंप्यूटर पर भी काम कर दे, क्योंकि डेटा का स्केल इतना बड़ा नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्केल वो बिग डेटा टूल्स का भी यूज़ कर सकता है, लेकिन क्रूशियल एल्गोरिथम डेवलपमेंट का काम उसका नहीं रहता है, ओके। कोई मना नहीं कर रहा उसको करने के लिए, कर भी सकता है, लेकिन एक डिस्टिंक्शन हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। बिग डेटा इंजीनियर जिसको बिग डेटा टेक्नोलॉजीज का नॉलेज है, ठीक है, तो जब भी बिग डेटा टेक्नोलॉजी पर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करानी है तो स्पेसिफिकली इस तरह के इंजीनियर्स का काम होता है, तो इनका उपयोग किया जा सकता है। ऐसे कई और प्रोफाइल्स होंगी। तो दोस्तों मित्रों, प्रोफाइल्स कई तरह की बनाई जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस में यदि डेटा साइंस के ऊपर काम शुरू हो गया है तो एज सच कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशंस नहीं होती है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पर आइडेंटिफाई कर लिया गया रोल्स को, ठीक है। कोई स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं है, वेल डिफाइंड डेफिनेशंस नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है मशीन लर्निंग इंजीनियर बिग डेटा इंजीनियर बन जाए पूरी तरीके से, उसको पूरा जो इंजीनियरिंग है वही करना पड़ जाए। डिपेंडिंग अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन आपको आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपको मौका मिले कि आपको कोई रिसर्च पेपर पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मित्रों जो मटेरियल्स आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो इस वीडियो का एंड होने को आया है और मुझे विश्वास है कि आपको डेटा साइंस क्या है इसका आइडिया लग गया होगा, ठीक है। शुरुआत करने के लिए आप जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का ये डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन कोर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप यूडेमी का ये बूट कैंप प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। कई सारे और मटेरियल्स हैं जो आपको देखना चाहिए, तो अब एक बार इन मटेरियल्स में से किसी एक को देख लो, उसके बाद आप कैगल को यूज़ करना शुरू करो। कैगल एक डेटा साइंस के कॉम्पिटिशन्स की साइट है, देखो क्या कर रही है जनता वहाँ पे। खान एकेडमी से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, काफ़ी काम आएगा ये। मशीन लर्निंग का कोर्स एक फेमस कोर्स है कोर्सेरा पर बाय सर एंड्रयू एनजी, उसको यूज़ करो। डीप लर्निंग का एक पॉपुलर कोर्स है एंड्रयू एनजी सर के द्वारा एक कोर्सेरा पर, इसको भी यूज़ करो। जो एल्गोरिथम्स वो सिखा रहे हैं सीखो ओपन माइंड से, ठीक है। जो बोल रहे हैं वो करो, ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का यूज़ करके आप डेटा साइंस की फील्ड में काम शुरू कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला माइंडसेट रखना है, ठीक है, कि प्रॉब्लम आई है, अब प्रॉब्लम डेटा से कैसे सॉल्व होगी, क्या पाइपलाइन बनेगी, कहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन से चैलेंजेस है जो एक डेटा साइंटिस्ट सॉल्व कर रहा है, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर सॉल्व कर रहा है, बिग डेटा इंजीनियर कौन से ऐसे चैलेंजेस है सॉल्व कर रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आप रखो, और अल्टीमेटली जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उससे फ़ायदा किसका हो रहा है और कैसे हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा कि डेटा साइंस क्या है, और आप भी छोटे छोटे डेटा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। कई सारी जॉब प्रोफाइल्स की हमने बात की, मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या है, डेटा एनालिस्ट क्या है, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे जो डेटा साइंस के अंदर आते हैं। मित्रों आप जो भी काम कर रहे हो या कर रहे होगे, हो सकता है आप एक डेटा साइंटिस्ट की तरह काम करो या आपको मशीन लर्निंग इंजीनियर की तरह काम करना पड़े। आपको कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है आप उस फील्ड में काम कर सकते हो, ओके।
यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल करके पूछ सकते हो, या आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। कोई ऐसी टर्म जो आपको समझ नहीं आई है, या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हो कि कुछ वीडियोस बने, तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हो। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, अपने फ्रेंड्स से, कलीग्स से शेयर करो ये वीडियो और सीखते रहो। धन्यवाद।